जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए दोस्तों, अपने इस लोकतंत्र टीवी के प्लेटफॉर्म पर लाइव में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी लोगों से जुड़ चुका हूं। एक क्षण के लिए हम आपसे अलग होंगे। क्षमा। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे फिर से आपके सामने आ गए हैं। मेरे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से, आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का फिर से नमन और अभिनंदन। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा आपका स्वागत इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं। और आज हमने टाइमलाइन पे डाला भी था कि हम किस विषय पर बात करेंगे। तो टाइमलाइन पे पहले जो मैसेज आए, सवाल उठे, उन पर मैं कुछ कहना चाहूँगा और उसको पहले मैं आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि जो बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी गंभीरता से अपने सवाल पूछते हैं, वो भी आप लोगों तक हमेशा पहुँचते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है, जैसे आज के पोस्टर पे जो हमने डाला था, उसमें कुछ सवाल आए थे। तो इसमें मिश्रा सोनी करके एक सवाल किसी ने लिखा है कि मोदी ने भारत को 2022 से 47 में शिफ्ट कर दिया है। बड़ा सही सेटिंग सवाल है कि नरेंद्र मोदी अब तक विकास की जो बात करते थे, एक बार फिर हाँ दोस्तों, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन थे जिससे कि लाइव में डिस्टर्ब हो रहा था, तो अब उसे ऑफ कर दिया है। मेरे ख्याल से अब जो है वॉइस में क्लियरिटी होगी और सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों, ये सवाल जो था कि मोदी ने भारत को 2022 से 2047 में शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सही और सटीक सवाल है। अब इसको यूं समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, बोलने कहने में माहिर हैं, लेकिन जहां तक अब समझ में आने लगा है, या लेकिन क्योंकि जो हो रहा है उससे समझ में आने लगा है। पहले तो ये समझते थे कि नरेंद्र मोदी खुद एक सफल वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा नॉलेज है। जो भी सोच उनके प्रति बनी थी, वो अब धीरे धीरे ध्वस्त हो चुकी है। और सामने जो सच्चाई आई है वो ये कि नरेंद्र मोदी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर के बंद होने के बाद वो एकदम से चुप हो गए, साइलेंट हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो अगर टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेटर कोई और है, उस पर लिखने वाला कोई और है, उसे नरेंद्र मोदी सिर्फ पढ़ते हैं, तो जो लिखने वाला है
संचालक कहने का मतलब वही है। अब जो लिखने वाला है की बात अगर आप कहेंगे तो मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी का ट्विटर जो हैंडल जो है वो नीता अंबानी चलाती हैं। ये पहले आप भी सुने होंगे इस बारे में सोशल मीडिया में। तो नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल नीता अंबानी चलाती हैं। कोई अजूबा बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को खुद अडानी और अंबानी चला रहे हैं, तो उनका ट्विटर अगर नीता अंबानी चलाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए जो स्पीचेस लिखे जाते हैं, जो वो बोलते हैं, वो भी कोई और कहीं से लिखता है, और वो भी डेफिनेटली अडानी अंबानी की जो बैकग्राउंड, नरेंद्र मोदी की जो बैकग्राउंड टीम है वो कंट्रोल होती है अडानी अंबानी के द्वारा। तो वही लोग लिख करके भी नरेंद्र मोदी को देते होंगे कि आपको आज क्या बोलना है। और अब ये बात सामने आने जैसे जैसे आने लगी है, वैसे वैसे साबित भी होने लगी है कि नरेंद्र मोदी को खुद भी ये पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी एक ही बात को बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग शब्दों में बयान करते हैं। वो खुद भी भूल जाते हैं कि इससे पहले उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो नरेंद्र मोदी के लिए भाषण लिखती है, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं उसको लिखती है और उसे टेलीप्रॉम्प्टर पे चलाती है और उसे देखकर वो पढ़ देते हैं। नरेंद्र मोदी की ये छवि अब सामने आ चुकी है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने अब तक जो भी कहा, जिन चीज को भी कहा, जैसे जिस चीज के बारे में बोला चुनाव से पहले, आपसे वोट मांगने के लिए, उसके बाद, या अपने कार्यकाल में 5-7 साल के कार्यकाल में जो भी नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ भी नहीं किया। अब कुछ भी नहीं कहा तो नई बात बोलना है उन्हें। कुछ नहीं किया, जैसे उन्होंने कहा, एक उदाहरण के लिए, कि बेरोजगारी, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे तो लाखों करोड़ों झूठ, मतलब हर उनके मुंह से निकला हर शब्द झूठ होता है। यह मेरा चैलेंज है। तो बेरोजगारी, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोल तो दिए, लिखा हुआ पढ़ तो दिए। अब उन्हें खुद भी याद नहीं है कि मैंने याद है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, अब उसके बारे में अब क्या बोलें, मतलब 2 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए, किसी को रोजगार मिला या नहीं मिला, क्या देश उसके बाद बेरोजगार हुआ है, देश के बेरोजगारों की हालत क्या है, देश की स्थिति क्या है, बेरोजगारी का पैमाना इस समय कहां पहुंच चुका है, यह कुछ भी नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं। तो फिर जो उनके पीछे जो लिखते हैं, उन्होंने जो लिख के दिया कि अब बेरोजगारी के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है, दूसरी बात बोलनी है, फिर तीसरी बात बोलनी है, कुछ और लच्छेदार बातें, जैसे न्यू इंडिया की बात करना, या फिर अभी आज उन्होंने अपने बजट के भाषण में शुरू में ही उन्होंने एक नई बात कही। अगर उस पर हम लोग बोलना शुरू करें तो इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात पे ही हमारे ऊपर केस हुआ था और जेल भेजे थे हमको 3 दिन के लिए। आज खुद वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि इसी बात, यही कोई अगर दूसरा कहे तो उनको नाराजगी होती है, उसे जेल भी भेजते हैं। उन्होंने खुद आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। उन्होंने कहा कि अब आगे जो दुनिया होगी, वो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसा पहले था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूं। लेकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर की संरचना, षड्यंत्र, नया वर्ल्ड ऑर्डर एक षड्यंत्र है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया पर।
वो समस्या, नए वर्ल्ड ऑर्डर की समस्या पूरे भारत के लिए सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया के लिए वो समस्या है, और पूरी दुनिया के लिए वो खतरा है, और पूरी दुनिया पर वो प्रयोग किया जा रहा है नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, और काम किया जा रहा है। तो उन्होंने आधी बात तो कह दी, आपको कह दिया नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो कैसा होगा, जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, यह बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन होगा कैसा, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, अगर इस पर हम बोलें तो कल फिर से केस हो जाएगा हमारे पर, इसलिए नहीं बोलेंगे। देश को वैसे भी भारत कुछ इसी तरह का रहा है कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए गुजरात में, फिर गुजरातियों ने उन्हें बसाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, और फिर उसके जरिए पूरे देश को गुलाम बनवाने की मुहिम में लग गए। तो भारत के दूसरे प्रदेशों या दूसरे क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे थे, या जो हम जैसे इंटेलेक्चुअल थे, समझदार थे, समझते थे, पढ़ते लिखते थे, या उन करीब से समझते थे, तो वो विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये गलत हो रहा है, अंग्रेज आए हैं, भारत को गुलाम बना देंगे, आप ऐसा मत कीजिए, इनको भगाइए, हमें इनकी जरूरत नहीं, ये सब बोल रहे थे। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, और मेरे दोस्त आम जनता भी नहीं सुन रही थी। आम जनता भी उन्हीं का साथ दे रही थी। आम जनता ये समझ रही थी कि नहीं, जो ये गुजराती भाई कह रहे हैं, जो अंग्रेज कह रहे हैं, वही सही है, ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, ऐसा होगा, हमको ऐसे सपने, इसी तरह के सपने दिखा दिखा करके भारत को गुलाम बनाया गया। और इसी तरह से, और जब अंग्रेजों के इतिहास को देखा जाए, अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ा जाता है, तो वो भी ऐसे, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी पहले कहे कि 2022 तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब उन्होंने 2047 की बात कर दी, यानी 25 साल पीछे। तब नरेंद्र मोदी जिंदा भी नहीं रहेंगे शायद। अब अगर नरेंद्र मोदी जिंदा नहीं रहेंगे तो उनसे पूछने आप जाओगे, और उन्होंने 2047 के लिए शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि आप उनसे कुछ मत पूछो, आप उम्मीद करो कि 2047 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उम्मीद करो। आप उनसे कुछ मत पूछो कि अभी आप जो कर रहे हो उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, और ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इस पर बात मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, और 2047 तक इंतजार करो, यानी नरेंद्र मोदी के जाने के बाद तक इंतजार करो, राइट? 25 साल बाद। मैं नहीं समझता कि 25 साल बाद नरेंद्र मोदी 100 साल के हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई 100 साल बाद भी इस पोजीशन में रहेगा कि वो देश संभाले या जिंदा भी रहे। पता नहीं, हो सकता है और जिंदा रहे, उनकी मां जिंदा है, 100 साल के बाद सुना है, ऐसा सुनते हैं, वो भी जिंदा रह सकते हैं, वो भी इसी तरह से आगे चल सकते हैं, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अभी मेरे से सवाल मत पूछो, नरेंद्र मोदी आपसे यह कहना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी अब यह स्वीकार कर लिए हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स को, अपनी बातों को, लक्ष्यदार बातों को, झूठ को और मूर्खतापूर्ण बातों को, इन सब बातों को बोलते बोलते अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करके और अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को 2047 में शिफ्ट करके उन्होंने यह साबित कर दिया है कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। आएंगे जो 2047 में जो रहेंगे, जो जिएंगे, जो देखेंगे, उनसे पूछ लेना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने क्या किया देश के लिए। यानी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, यानी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको अपने कर्मों का, यानी हम जो कर रहे हैं उसका आपको जवाब दे सकूं। तो ये सोनी मिश्रा के सवाल का जवाब था। दूसरा एक अपने ही प्लेटफॉर्म से एक सवाल डाला गया है, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? यह बड़ा लच्छेदार सवाल है। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? यह सवाल है। लेकिन दोस्तों,
इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब यह है कि किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्लियर कट। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी हारेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर को षड्यंत्र करके ईवीएम में प्री डेटा लोड करके और जैसे कि मतलब बिहार में हुआ था, आपने देखा कि 20-22 सीटों पर का रिजल्ट आने नहीं दिया गया और बाद में जबरदस्ती डीएम से लिखवा करके उसको मतलब डिक्लेयर करवाया गया। जो जीत रहे थे उनको हराया गया और जो हार रहे थे उनको जिताया गया, क्योंकि उनको सरकार बनी। इस तरह के षड्यंत्र करके अगर सरकार बनाने की पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आ भी जाए तो भी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यह मेरा संदेश योगी जी के लिए भी है। मित्रवत मेरा यह संदेश है, मित्र है इसके लिए कह दे रहा हूं, वो इस बात को नोटिस करें, समझें। और वैसे मैं समझता हूं कि वो समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी फिर से किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण भी मैं बताता हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे जो नरेंद्र मोदी की योजना है, भारत में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक बनेगा उनकी योजना में, वो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की योजना है खुद को राष्ट्रपति बनाना, आजीवन देश की सत्ता को राष्ट्रपति बनकर चलाना, भारत के लोकतंत्र को खत्म कर अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनके ही लोगों ने कहा था, मैं वही बात कह रहा हूं। तो अगर उस मिशन पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं तो उस मिशन को रोकने का पावर अगर किसी में होगा, आम जनता नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आप चुन करके सांसद भेज दिए हैं। सांसद वैसे भी उनकी औकात किसी मतलब पूछ हिलाने वाले से ज्यादा है नहीं, तो वो जो आदेश होगा नरेंद्र मोदी का वही वो करेंगे। तो रोक कौन सकता है इस नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र को या खतरनाक मिशन को कि खुद को राष्ट्रपति बनाना और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना और फिर सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में शिफ्ट करना, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करना, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करना। ये सारे षड्यंत्र वो कैसे लागू करेंगे? तो उसका संसद से तो विरोध नहीं होगा और मतलब उनका बहुमत है। विरोध सिर्फ प्रदेशों से होगा। देश के सारे प्रदेश, दूसरे प्रदेश वो इसका विरोध करेंगे। वो फेडरल सिस्टम जो भारत का अभी है कि कितनी स्वतंत्रता प्रदेशों को प्राप्त है, कितना किस काम में सरकार, केंद्र सरकार दखल देती है, किस काम में दखल नहीं दे सकती, कैसे जो व्यवस्था अभी चल रही है उसको जब तोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे, संविधान को जब बदलने की कोशिश करेंगे, सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक ही पहलू है जो बाधा बनेगा, वो है दूसरे प्रदेश, माने अन्य प्रदेश। अब सवाल उठता है कि जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विरोध नहीं करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे चुप रहेंगे या धमकाने से चुप रहेंगे या फिर कहेंगे कि अब तुम्हें नहीं दूसरे को मुख्यमंत्री बना दूंगा, उससे चुप हो जाएंगे। मतलब वो विरोध नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे। वो इस देश के लोकतंत्र को नष्ट होते हुए देखेंगे, इस फेडरल सिस्टम को नष्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन वो विरोध नहीं करेंगे। विरोध कौन करेगा? जो भारतीय जनता पार्टी की के अलावा दूसरी सरकारें प्रदेशों में हैं।
तो बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो प्रदेश विरोध करेंगे, जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका में तो खरीद फरोख्त करके बना लिए हैं, उस समय अपनी सरकार बचा पाएंगे ऐसा करने के समय या कि नहीं पता नहीं। लेकिन जो जिन प्रदेशों में जैसे राजस्थान हुआ, उधर पंजाब हुआ, जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं है, वो सरकारें, प्रदेशों की सरकारें इस बात का विरोध करेंगी और उन सरकारों का दमन करने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे। मानेंगे नहीं, वो तो उनका तो मिशन ही वही है। अगला वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसका इशारा आज नरेंद्र मोदी खुद अपने वक्तव्य में अपने लोगों को, जब उन्होंने जो बता रहे थे कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो उनके दिमाग में जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो षड्यंत्र चल रहा है वो ये है। वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है वो दूसरा है, उस पर नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा अभी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में नए वर्ल्ड ऑर्डर की भारत के लिए है, उस पर मैं बोल रहा हूं। तो जब नरेंद्र मोदी ये करने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र खत्म करने की, संविधान को खत्म करने की, ये सब कोशिश करेंगे, तो एक ही बाधा आएगी उनको, प्रदेशों की सरकार विरोध करेंगी, उनका दमन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर विरोध करेंगे, तो ये कैसे बना पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कहने का अर्थ यह है कि मैं आज आपको दोस्तों लिख के दे सकता हूं, पहले आप इसको लिख के अपनी जेब में डाल लीजिए, लिख के रख लीजिए, इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आपको 7 मार्च जब भी डिक्लेयर हो रहा है, 10 मार्च के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा था, मतलब मैं कितना इनको जानता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े विरोधी होंगे, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ को जानता हूं। योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, या इनके संसदीय समिति में जितने लोग हैं उनमें से ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो नरेंद्र मोदी के इस षड्यंत्र का विरोध करेंगे। उनमें योगी आदित्यनाथ प्रमुख होंगे। तो जब इनके ही अपने भारतीय जनता पार्टी में संसदीय समिति में, संसद में, लोकतंत्र, इनके अंदर ही जब विरोध होगा और इनके लोग विरोध करेंगे, तो उसका नेतृत्व योगी कर देंगे। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो एज ए मुख्यमंत्री विरोध करेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर कोई षड्यंत्र करके वो उत्तर प्रदेश चुनाव जीत भी लेते हैं, जैसे बिहार की तरह जोर जबरदस्ती से, प्री डेटा लोडिंग से, हर तरह से अगर सारे षड्यंत्र करके चुनाव अगर वो जीत भी लेते हैं, सरकार बनाने की पोजीशन में भी आ जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये आप लिखकर रख लीजिए। और ऐसे किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो मुंह बंद करके, जैसा कि मैंने कहा कि बिना पूंछ का आदमी, पूंछ वाला इंसान बनकर के नरेंद्र मोदी की हर बात में हां मिलाए, ऐसे किसी आदमी को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाएंगे जो विरोध ना करे। यानी योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री नहीं बनना तय है, यानी नहीं बनेंगे, डिक्लेयर्ड। भारतीय जनता पार्टी हारे, भारतीय जनता पार्टी जीते। अभी जो षड्यंत्र चल रहा है वो ये कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट भी निकाल ना पाए, यानी वो विधायक भी ना रह पाए, संसद से तो इस्तीफा दे चुके हैं। यानी अब योगी आदित्यनाथ को संसद भी पहुंचने से रोकेंगे नरेंद्र मोदी। अब उन्हें संसद भी नहीं पहुंचने देंगे, राज्यसभा के जरिए या फिर से चुनाव लड़के, कैसे भी उन्हें संसद भी नहीं पहुंचने देंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, विधायक नहीं बनने देंगे, आगे संसद में भी नहीं पहुंचने देंगे। आप ध्यान रखिएगा। बाय द वे, अगर वो विधायक बन जाए, जीत जाए, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट होगा। मुख्यमंत्री नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। अपना वो गढ़, यानी अपना गोरखपुर का अपना मठ बचा ले जाएं,
नरेंद्र मोदी आशाराम की तरह उस मठ को ही ना हड़प लें। अगर नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी इतना कर गए तो समझ लो उनकी जीत है। लेकिन एक और बात यहां है कि योगी आदित्यनाथ इन सारी घटनाओं के बाद एक फाइटर बनकर के उभरेंगे, एक योद्धा बनकर के उभरेंगे। धीरे धीरे लोगों को यह भरोसा होने लगेगा या लोग ये समझने लगेंगे कि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया जाए, सपोर्ट किया जाए, जिससे कि नरेंद्र मोदी से बचाने के लिए इस देश को योगी आदित्यनाथ का लोग धीरे धीरे समर्थन भी कर सकते हैं। जैसे आज की मैं वस्तु स्थिति का आकलन करूं तो प्रादेशिक रूप से हर प्रदेशों में, गोवा में किसी की, पंजाब में किसी की, उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार बने वो बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तक अगर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कोई आपके सामने, इस देश के सामने अगर विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी कांग्रेस पार्टी के चाहे कांग्रेस पार्टी कितनी गिर गई हो, चाहे कितनी नीचे आ गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लेवल तक भी अभी कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं पहुंच पाया है कि आगे नेतृत्व कर सके। तो कांग्रेस पार्टी देश की मजबूरी है और बनेगी देश को बचाने के लिए, मोदी से देश को बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, निभाते हुए दिख सकते हैं और निभा भी सकते हैं। चाहे तो यह सोच योगी आदित्यनाथ जी में बननी चाहिए, शायद है भी और शायद आगे आएगी भी। यहां पूरे आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में और गोवा में, उत्तराखंड में, और इन जगहों पे जहां चुनाव है वहां किसकी सरकार बनेगी ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता आप किसको वोट दोगे। लेकिन आप उसको वोट दो जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन सके। कम से कम प्रदेशों, अगर उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और फिर मिजोरम, जैसे कुछ शायद मिजोरम है, तो अगर इन जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार नहीं बन सकती तो नरेंद्र मोदी का वो मंसूबा, षड्यंत्रकारी मंसूबे पर पानी फिरेगा। उन के वोट करना है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। आप उसी को वोट कीजिए, जिसको भी वोट कीजिए, ये टारगेट रख करके वोट कीजिए कि मैं आज जो वोट दे रहा हूं वो ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो वोट करेंगे, आपका वोट इस देश को बचाने में या देश को बेचने के लिए निर्णायक साबित होगा। देश बचेगा या देश गुलाम होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश अडानी अंबानी तक सीमित हो जाएगा या देश बचा रहेगा, देश का लोकतंत्र बचा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखकर, इस बात को अपने दिमाग में रख करके आपको वोट करना है। और वोट करते समय यह ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए। किसी भी प्रदेश में सरकार बनना और नहीं बनना, किसकी बनना, इस मैटर पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आपका जो वोट होगा वो देश को बचाने और देश को डुबाने के लिए होगा। आपका वोट यह तय करेगा कि आप देश को बर्बाद कर रहे हो या देश को बचाना चाहते हो। आपका वोट यह तय करेगा कि देश की डेमोक्रेसी, देश का लोकतंत्र, देश की संसदीय व्यवस्था, देश का फेडरल सिस्टम बचा रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा। देश की विधायिका आगे रहेगी या अडानी अंबानी के हाथों की गुलाम बनकर रह जाएगी। वॉलमार्ट, अंतरराष्ट्रीय
पूंजीपतियों की गुलाम बनकर या चीन और अमेरिका का गुलाम बनकर भारत रह जाएगा, या भारत अपनी आजादी को बचा के रख पाएगा, इस बात के लिए आपका वोट काम आएगा। आप वोट करते समय यह ध्यान रखना कि आपका वोट एक प्रदेश में सरकार नहीं बनाएगा, आपका वोट पूरे भारत को बचाएगा या भारत को डुबाएगा। अगर कि आपने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, भारत को कोई नहीं बचा सकता। अगर कि आपने किसको भी वोट दो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो यह मान के चलिए कि फिर भूल जाइए, भारत गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अंग्रेजों के आने के बाद, जो डचों के आने के बाद, जो पुर्तगालियों के आने के बाद, जो मुगलों के आने के बाद, जो ब्रिटिशर्स को आने के बाद देश में हम जैसे लोगों ने जो बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की देश को, देश समझ नहीं पाया और उसकी गुलामी हजारों साल तक झेलता रहा, वो दिन मत आने दीजिए। बहुत से युवा वोट करेंगे, पढ़े लिखे समझदार वोट करेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग वोट करेगा। सबको इस बात को सोचना यह है कि भारत को कुछ उद्योगपतियों का गुलाम बन के रहना है, दुनिया के पूंजीपतियों का गुलाम बन के रहना है, या भारत खुद को बचा पाता है, स्वतंत्र बन के रहना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है दोस्त। नरेंद्र मोदी के झूठ से मैं नफरत करता हूं, नरेंद्र मोदी के देशद्रोह से मैं नफरत करता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो नहीं किया उससे मैं नफरत करता हूं। नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में, मैं समझता हूं, मैं राजनीतिक जीवन 2002 के बाद से लेकर आज तक मैंने उनके पूरी लाइफ को मैंने सर्च कर डाला, एक भी सत्य उन्होंने जीवन में नहीं बोला है। अब राजनीतिक फायदे के लिए कुछ बोलना, उसका फायदा उठाना देश के वो अलग बात है, लेकिन एक भी सत्य नहीं बोला। सत्य इसलिए नहीं कि खुद ही नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसे खुद ही नहीं माना है, जो नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है उसे खुद ही नहीं किया है। कहा कुछ और है, किया कुछ और है। और इस पर मैं बहुत बार लेक्चर दे चुका हूं, बस इतना ही कहूंगा। आज जो मेरा केंद्र बिंदु है आपको बताने का, समझाने का और आपके सामने रखने का, वो बिंदु ये है कि भारत का जो वर्ल्ड ऑर्डर नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है, आपके सामने रखने की कोशिश की है कि भारत का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा पहले था, यह तो हम भी जानते हैं, लेकिन होगा क्या? तो भारत का वर्ल्ड ऑर्डर, अगर नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता रही, पावर रहा, तो भारत का वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड में भारत का ऑर्डर यह होगा कि भारत गुलाम होगा अमेरिका और चीन का। नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं उसका अर्थ उनसे, चलिए अगर ठीक है वो पत्रकारों से का सामना नहीं करते, हम जैसे लोगों के विरोध को झेल नहीं पाते, तुरंत हमले कर देते हैं हम लोगों पर, तो लेकिन नरेंद्र मोदी से ही अगर कहा जाए कि आज आपने जो भाषण दिया है, जो कहा है, उसका अर्थ बताइए, उसका मतलब बताइए।